दोस्तों 313 की स्टेटमेंट होती क्या है, पहले आप ये समझिए कि जब कोई ट्रायल चलता है, मतलब कोई भी केस किसी के अगेंस्ट दर्ज हो गया, जब कोई केस शुरू होता है सबसे पहले क्या होता है, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने कोई भी प्रिलिमिनरी कोई भी इंक्वायरी की, अगर चार्जेस आपके अगेंस्ट फ्रेम हो गए तो अब यहाँ दो ही ऑप्शन आपके पास बनते हैं, या तो आप कन्विक्ट कर दिए जाओगे, मतलब सजा मिल जाएगी आपके अगेंस्ट, या फिर आपको एक्विट कर दिया जाएगा। दोस्तों आपके 313 की स्टेटमेंट पर बहुत सारे सवाल थे हम लोगों से, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे गए, साथ में व्हाट्सएप भी किया गया कि सर 313 की स्टेटमेंट क्या होती है, या फिर क्या होता है SA स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, किस स्टेज पर ट्रायल पर ये करवाई जाती है और इसकी क्या वैल्यू है। अगर हम कोर्ट के सामने कुछ भी बोल रहे हैं, कोर्ट हमसे कुछ सवाल पूछ रहा है और हमने जो भी कोई जवाब दिए तो क्या वो हमारे अगेंस्ट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर क्या 313 की जब स्टेटमेंट हो रही है, कोई सवाल पूछा गया तो क्या जरूरी है सवाल का जवाब देना। और 313 का मतलब ही दोस्तों क्या है, दोस्तों जब पूरा ट्रायल चलता है ना, पूरे ट्रायल में सिर्फ एक ही ऐसा चांस मिलता है उस एक्यूज को जहां वो बता पाता है कि क्या हुआ उसके साथ और क्या क्या फैक्ट है जो कि उस केस में नहीं आ पाए। जब सवाल जवाब होता है वो सवाल बनाए जाते हैं, जो भी कोई प्रोसिक्यूशन है सामने, जो आपके वकील साहब है मतलब कि स्टेट के, वो भी है, जज साहब भी हैं, ये सब मिलकर एक पूरा क्वेश्चनियर बनाते हैं, पूरे सवाल लिखे होते हैं बहुत सारे और उनका जवाब देना होता है। 313 की स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होती है वैसे देखा जाए तो, हालांकि बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं वो इसको हल्के में भी लेते हैं, हल्के में लेना नहीं चाहिए इसको कभी भी, कई बार कन्विक्शन का यही एक कारण भी बन जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा 313 CRPC क्या बोलता है, साथ में स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज भी आप इसको बोल सकते हो, और साथ में ही ये भी बताऊंगा इसकी क्या वैल्यू है। ज्यादा कुछ जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज कब होती है, 313 CRPC क्या बोलता है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों 313 की स्टेटमेंट होती क्या है, पहले आप ये समझिए कि जब कोई ट्रायल चलता है, मतलब कोई भी केस किसी के अगेंस्ट दर्ज हो गया, जब कोई केस शुरू होता है सबसे पहले क्या होता है, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने कोई भी प्रिलिमिनरी कोई भी इंक्वायरी की, उसे लगा कि हाँ FIR बनती है, उसने FIR काट दी, FIR कर दी, उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले गए, रिमांड पे हुआ या फिर उनको जेल भेज दिया। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, साथ में अपनी चार्जशीट जाकर लगा दी कोर्ट में। चार्जशीट लगने के बाद में जो भी कोई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी वो सब कुछ देखा जाता है कोर्ट में, चार्जशीट ले ली जाती है, उसके बाद आता है चार्जेस फ्रेम का नंबर। दोस्तों जब भी चार्जेस फ्रेम का नंबर आता है किसी भी कोर्ट में, तो मेरा मानना है आपके वकील साहब को बहुत ही स्ट्रांगली बहस करनी चाहिए आपको डिस्चार्ज कराने के लिए। यही एक मौका मिलता है आपको जब आप चार्जेस पर डिस्चार्ज आप हो सकते हो। अगर चार्जेस आपके अगेंस्ट फ्रेम हो गए तो अब यहाँ दो ही ऑप्शन आपके पास बनते हैं, या तो आप कन्विक्ट कर दिए जाओगे, मतलब सजा मिल जाएगी आपके अगेंस्ट, या फिर आपको एक्विट कर दिया जाएगा, मतलब चार्जेस पर जब आप बहस कर रहे हो। और दोस्तों मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो गए तो आपको रिवीजन में ऊपर जाना चाहिए, रिवीजन में हाई कोर्ट में जाके बोलिए कि चार्जेस नहीं बनते, वहां से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब उसके बाद सारे प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस होते हैं, गवाह आते हैं, आपके वकील साहब क्रॉस करते हैं, इसके बाद आता है 313 की स्टेटमेंट का नंबर। एक्यूज पिक्चर में यहीं पर मेन आता है, जब उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, जब उससे सवाल जवाब किए जाते हैं कोर्ट में खड़ा करके कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और शुरू से लेके एंड तक जितने भी प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिए, शुरू से ही सारे सवाल बनाए जाते हैं, फिर एक एक करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों 313 का मतलब ही क्या है, क्या ये एविडेंटरी कोई वैल्यू करता है? दोस्तों ये कोई भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 आप जब पढ़ते हो तो वहां आपको काफी कुछ जानने को मिलता है कि क्यों ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। दोस्तों जब आप देखते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें काफी कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे फैक्ट लिखा है, रिलीवेंसी क्या क्या होगी क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट कब एविडेंस बन जाते हैं, वो चीजों के बारे में मेंशन वहाँ पे है, एविडेंस क्या क्या है, कैसे प्रूव होंगे, कैसे डिसअप्रूव हो जाएंगे, क्या चीजें प्रूव नहीं मानी जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हालांकि उसमें बताई गई है। एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 बोलता है वहां पर कोई भी इसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होती 313 की, क्योंकि ये विदाउट ओथ लिया जाता है जो 313 की स्टेटमेंट होती है।
313 की स्टेटमेंट को समझने के लिए टोटल 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपको समझना चाहिए। और दोस्तों शुरू में ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग द एक्यूज पर्सनली और एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेज अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। मतलब कोर्ट में बातें बताई जाती हैं, कोई भी सर्कमस्टेंशियल चीजें हुई हैं वो आप बताइए, काफी कुछ आपसे पूछा जाता है। अब इसके टोटल 5 पॉइंट्स है दोस्तों। 5 पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप समझिए, शुरुआत होती है मे से। मे क्या बोलता है? मे एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर। अभी 313 की बात नहीं हो रही है, किसी भी स्टेज पर विदाउट प्रीवियसली वार्निंग, बिना कोई पहले की वार्निंग दिए गए, क्योंकि 313 का तो आपको पता होता है कि ऐसे होने वाला है, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होने वाला है। वो बोलता है कोई भी वार्निंग दिए बगैर द एक्यूज पुट सच क्वेश्चंस, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी स्टेज पर। जज साहब उससे सवाल पूछ सकते हैं और कोर्ट में कंसीडर करेगा कि नेसेसरी है कि नहीं, और वो डिसाइड करेगा ये चीजें नेसेसरी थी कि नहीं। पर दूसरे में ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप बी में जाते हो, बी में दोस्तों क्या बोलता है? शेल आफ्टर द विटनेसेस, जब विटनेसेस पूरे हो गए, जब ये हम बोलते हैं कि पीई, मतलब पी का मतलब क्या होता है? पीई जब हम बोलते हैं कि कोई भी केस पीई पे लगा हुआ है, मतलब कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा हुआ है, तो वो क्या बोलता है उसके अंदर कि प्रोसिक्यूशन हैव बीन द एग्जामिन्ड, मतलब कि वो ये देखता है कि विटनेस को जो एग्जामिन कर लिया गया सबको, और बिफोर ही इज कॉल्ड। दोस्तों बी पॉइंट में आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या देखा जाता है कि प्रोसिक्यूशन ने सारे जो भी अपने गवाह थे सब वो ले आए हैं, आपने क्रॉस कर चुके हो, ये सब होने के बाद में जो 313 को बुलाया जाता है उसके लिए, ये सब कोर्ट पहले देख लेता है कि सभी जो गवाह है वो आ चुके हैं, उसके बाद ही 313 करवाया जाता है, और विदाउट ओथ। आप जब इसमें सेक्शन 2 में आते हैं इसी के, दोस्तों ये जो 2 पॉइंट थे वो सेक्शन 1 के, मतलब 313 का जो सब सेक्शन 1 बनता है उसमें 2 बातें बोली गई। बट जब आप दूसरे पॉइंट में जाते हो वहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 2 दोस्तों बोलता है नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज, मतलब कि किसी भी एक्यूज से कोई ऐसी कस्में जो खिलाई जाती है कोर्ट में, आपने फिल्मों में देखा होगा कि मैं गीता पे आता है कसम खाता हूँ, ऐसे ही भी कुछ ओथ होती है, वो ओथ नहीं माना जाएगा किसी भी तरह से इसमें। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी कुछ बातें वो बोल रहा है उसमें वो चीजें उसके अगेंस्ट हो जाए। तीसरे पॉइंट में बोलता है कि कोई भी चीजें जो उसने वहां बोली है उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस के तरीके से इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और साथ में ही कोई भी अगर आंसर अगर वो ना देना चाहे, कोई भी एक्यूज, कोई सवाल उससे पूछा गया वो उसका जवाब नहीं देना चाहता, तो उसको भी उसके लिए बाउंड नहीं है वो। कोई भी फॉल्स आंसर भी अगर उसने दे दिया तो उसके लिए भी उस पर कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। इसका सेक्शन जो 4 आता है वो समझने का डिटेल में समझाऊंगा, आपको काफी टाइम लगेगा। 5वां जो इसका सेक्शन है और साथ में ही जो 313 के जो सीआरपीसी का सेक्शन 5 है उसको दोस्तों अमेंड किया गया बाद में। अमेंड क्यों किया गया? कि पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था कोर्ट के अंदर, जब भी 313 की स्टेटमेंट होती थी बहुत ज्यादा वक्त लगा करता था, बहुत ज्यादा टाइम उसमें जाया करता था। तो उसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया गया कि पूरा क्वेश्चनर बनाकर अब एक्यूज को दे दिया जाता है या फिर वकील साहब को दे दिया जाता है, और वो एक रिटन स्टेटमेंट की तरह कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। आपने कई सारे मामलों में ऐसा देखा गया होगा कि रिटन स्टेटमेंट की तरह कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है, तो उसको भी एडमिट कर लेते हैं। टाइम को बचाने के लिए ही इन प्रावधानों को लाया गया। 313 में टोटल 5 चीजें हैं, मतलब कि 313 का जो सेक्शन जो है सीआरपीसी का, इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज जो होती है, जिसमें कि सवाल जवाब होते हैं एक्यूज के साथ में, कोर्ट सवाल जवाब करता है, मतलब सवाल जवाब पहले से बनाए रखे होते हैं। आप जब कोर्ट में पहुंचते हो तो कई सारी बातें यहाँ पर आपको जो अभी तक ट्रायल में नहीं आई थी, और आपके पास कोई है तो उसे एड ऑन करवा भी लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बाद में काम आती हैं जब पूरा ट्रायल आपका लड़ा जाता है। कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा वो बात की बात है, पर आपको चीजों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। 313 के टोटल 5 सेक्शन से पहले में ही 2 सेक्शंस बने हुए हैं, दोनों के बारे में आपको मैंने बताया। 313 को लेकर क्या आपके दिल में डाउट है, क्या सवाल है, जो भी कुछ हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों अच्छा लगा आज का हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस जो आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।